So guys, लिखो please. Earlier, $1 is equal to ₹70. Now, $1 is equal to ₹80. So यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट इज इंक्रीजिंग, एंड जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा, डोमेस्टिक करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग एंड फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हो रही है. ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में करा था. ठीक है, कल भी हम ये 4-5 बार यही चीज लिख चुके थे. फाइन. हाँ हाँ. So what will happen to demand of foreign exchange? So demand of foreign exchange and the foreign exchange rate. They are negatively related or inversely related. ये भी हमने कल करा था. So that means अगर आपका foreign exchange rate increase होगा, demand will fall. Foreign exchange rate अगर decrease होगा, demand will rise. ये प्लीज फिर से लिखो. जस्ट टाइम पे ध्यान रखना प्लीज. 10 अभी 9:30 हुए थे ना, 9:45 हो रहे हैं. हाँ तो 10:45 जस्ट लेट मी नो. आई हैव टू लीव फॉर अ क्लास. क्या हो गया? 15 मिनट मिल गए ब्रेक? नहीं यार, बहुत पढ़ने का मन था. 10:55 तक. चलो चलो कोई नहीं, आप लेट हो जाओगे सर. आप रैश ड्राइविंग आराम से जाओ एकदम. नहीं, रोड क्रॉस करनी है बस. अभी लेफ्ट राइट देखिए, यहां पे बहुत ट्रैफिक होता है सर. वो नहीं होगा, पेट्रोल यूज. हाँ तो पैदल ही जाऊंगा सर. थोड़ा टाइम लगता है, गाड़ी में छोड़ भाग के चले जाऊंगा. जैसे किसी के घर पढ़ाने जाओ तो आपको कुछ खाने को देते हैं? यार मैं मना कर देता हूँ. अच्छा वैसे देते हैं? मतलब दे आस्क फॉर टी कॉफी एनीथिंग. आई से नो. वेरी वेरी रेयर सिचुएशन जब कुछ ज्यादा भूख लग रही हो तो वो ऑफर करते हैं लोगों को. यार इट्स ओके, अदरवाइज आई इग्नोर. हां शाम को जब प्यास होती है यार देख, अब मैं वसंत विहार जाता हूँ. सो नेक्स्ट लिखो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. फिर से लिखो एक और बारी, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, import of goods and services. Import of goods and services. So अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हो, सो यू हैव टू पे इन फॉरेन एक्सचेंज. सो फॉरेन करेंसी तो होगी नहीं हमारे पास. हम क्या करेंगे? आरबीआई के पास, कमर्शियल बैंक्स के पास. ठीक है, यू हैव टू आस्क फॉर फॉरेन करेंसी. फाइन. So you are creating a demand for foreign currency because you have to make payment for the imports in foreign currency. Second point, tourism. है ना? नहीं, इसी के लिए
अरे उसको नहीं देना, ये खाती नहीं है वो। अभी शी इज 3 years old, अभी ये नहीं खाती वो। ये टॉफी वगैरह ना गले में अटक सकती है, so we don't give. Okay, so next लिखो guys tourism. So if you are going abroad, again आपको foreign currency चाहिए, ठीक है? So you will create a demand for foreign currency. थर्ड लिखो unilateral transfers. यार कूड़ा यहाँ नहीं डालना बस. Unilateral transfers sent abroad. Unilateral transfers sent abroad. Transfers sent abroad. So let's say आपकी कोई रिलेटिव बाहर रहते हैं, you are gifting them money, ठीक है? So again बाहर रहते हैं तो रुपी थोड़ी गिफ्ट करोगे, फॉरेन करेंसी गिफ्ट करोगे. So you are creating a demand for foreign exchange by sending transfers to abroad. Next लिखो purchase of assets in foreign countries. Purchase of assets in foreign country. So you want to purchase a property, you want to purchase stocks, shares of some company abroad. So again you have to pay in foreign currency. So you will create a demand for foreign currency. ठीक है, नेक्स्ट आप सबका फेवरेट स्पेकुलेशन. इसका फेवरेट इस लड़के का, पांडे वाले का. स्पेकुलेशन ऑल्सो नोन एज, लिख नहीं देता, सट्टा. ठीक है, सो स्पेकुलेशन लिखो. सो स्पेकुलेशन में क्या होता है? So let's say $1 is equal to ₹80. आपको लग रहा है डॉलर ऊपर जाएगा, ठीक है? तो आपको लग रहा है कि डॉलर जो है ईयर एंड तक ये हो जाएगा, $1 इक्वल टू ₹100 हो जाएगा. सो अभी आप क्या करोगे? एट प्रेजेंट यू विल बाय डॉलर्स. तो यू आर क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर डॉलर्स. ठीक है, एट प्रेजेंट यू विल बाय डॉलर्स, सो यू आर क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर डॉलर्स. और फ्यूचर में आप सेल करोगे उसको टू मेक गेन आउट ऑफ दिस स्पेकुलेशन. तो स्पेकुलेशन इज आपको लग रहा है कि डॉलर की वैल्यू ऊपर जाएगी, तो आप आज उसको बाय करोगे, फ्यूचर में उसको सेल करोगे. तो जब आप बाय कर रहे हो, सो यू आर क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर डॉलर्स. नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स. रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स. So when you are repaying the loans which you have taken from international bank या फिर बाहर की गवर्नमेंट से, so you have to repay in foreign currency. So again you are creating a demand for dollars. Okay? अच्छा guys, एक टॉपिक हमने कर लिया है, बट वो आप लोगों ने अभी बुक से पढ़ना है. पेज नंबर 11.8, रीजंस फॉर राइज इन द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, एंड उसके नीचे दे रखा है डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो ये दो चीजें प्लीज बुक से पढ़ो, उसके बाद सप्लाई पे चलेंगे. सप्लाई so $1 equal to ₹80, and now $1, let's say it has become equal to 70. Okay, so यहां पर क्या हुआ? यहां पर आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट हैज फॉलन, एंड अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल हो रहा है तो डोमेस्टिक करेंसी दैट इज रुपी, ये आपका स्ट्रांग हो रहा है, दैट मीन्स ये एप्रिशिएट हो रहा है. एंड जो आपका फॉरेन करेंसी है दैट इज डॉलर, ये आपका वीक हो रहा है, दैट इज इट इज गेटिंग डेप्रिशिएटेड. बेटा आगे बैठा करो.
ठीक है गाइस, हो गया। So supply curve will be like this. So $1 equal to ₹70, $1 equal to ₹80. So अगर ये बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर ये कम होगा तो सप्लाई कम होगी। ये ध्यान रखना है कि अगर करेंसी वीक हो रही है तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल इंक्रीज, एंड डोमेस्टिक करेंसी आपकी स्ट्रांग हो रही है तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल फॉल। एंड इसका सिंपल सा रीजन क्या है, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर यू कैन परचेज मोर ऑफ इंडियन रुपीस, यू कैन परचेज मोर ऑफ इंडियन गुड्स। तो इंडियन गुड्स पीपल विल प्रेफर टू बाय इट फ्रॉम हियर रादर देन फ्रॉम देयर ओन कंट्री। बाय करेंगे तो इंडिया के अंदर सप्लाई बढ़ जाएगी फॉरेन करेंसी की, ये तो अंदर बढ़ जाएगी। ओके, सो प्लीज राइट सप्लाई कहां से आती है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, export of goods and services, exports of goods and services। So अगर exports बढ़ेंगे तो foreign countries will pay foreign exchange, foreign currency, तो इंडिया के अंदर सप्लाई बढ़ेगी। और अगर एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो फॉरेन एक्सचेंज कम आएगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे कब, जब यहाँ के गुड्स चीप होंगे, और यहाँ के गुड्स कब चीप होंगे, जब आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब सेम डॉलर से यू कैन बाय मोर ऑफ रुपीस, ठीक है। सेकंड पॉइंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर इंक्रीजिंग। सो इंडिया के अंदर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। इंडिया के अंदर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि एफआईआईज आ रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर कमिंग हियर एंड इन्वेस्टिंग इन इंडिया। सो लास्ट 1.5 ईयर से एफआईआईज क्या करते जा रहे हैं, सेल करते जा रहे हैं। तो अगर एफआईआई सेल कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी करेंसी अपने कंट्री में लेके जा रहे हैं। और अगर वो अपनी करेंसी अपनी कंट्री में लेके जा रहे हैं तो दैट मींस इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कम होते चले जा रहा है। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज कम होते चले जा रहा है एंड देयरफॉर द रूपी इज डेप्रिशिएटिंग, ठीक है। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लिख लिया। थर्ड, remittances from abroad. Either you can write remittances or you can write unilateral receipts from abroad. Remittances from abroad, also known as unilateral receipts from abroad. So अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, $1 इक्वल टू 70 था, $1 इक्वल टू 80 था, आपके कोई रिलेटिव बाहर रहते हैं, दे गोइंग टू सेंड यू डॉलर्स, तो जितना डॉलर यहाँ पर आएगा उतना ज्यादा रुपी में वो कन्वर्ट होगा। फाइन, सो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल बाहर से पैसा इधर भेजना व्हेन द डॉलर इज एप्रिशिएटिंग। नो, इट इज नॉट, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट होगा हमेशा। तो अगर किसी को लगता है ना कि यार मैं यूएस से इंडिया में पैसा भेजता हूं तो $1 इक्वल टू 95 या 100 रुपीज हो गया, तो यहाँ तो वो ज्यादा में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमें इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट ही होना है। तो अगर रुपी डेप्रिशिएट होना है तो आपने आज $1 इक्वल टू 95 के हिसाब से इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, आपको कितना परसेंट रिटर्न मिलता है? लेट्स से आपको 7-8% का रिटर्न मिलता है इंडिया में। जब आप उसी को कन्वर्ट करके वापस यूएस में लेके जाओगे, करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, तो कमाया क्या? सब गया, ठीक है। तो ये सब चीजें देखते हैं व्हेन फॉरेनर्स आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ओके, सो रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, क्लियर। सो अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है,
तो बाहर से इंडिया में पैसा भेजना इट्स गुड, क्योंकि ज्यादा मनी में कन्वर्ट होगा वो, सो सप्लाई विल इंक्रीज। नेक्स्ट राइट, स्पेकुलेशन। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, स्पेकुलेशन के अंदर वी आर एंटिसिपेटिंग दैट फॉरेन करेंसी विल फॉल। सो फॉरेन करेंसी अगर फॉल होगी तो हम क्या करेंगे, रुपी परचेज करेंगे एंड फॉरेन करेंसी को सेल करेंगे, जिससे फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम आज ही फॉरेन करेंसी को सेल कर देंगे रादर देन सेलिंग इट इन फ्यूचर, क्योंकि उसमें फ्यूचर में उसकी वैल्यू नीचे आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट, लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इफ यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो यहां पर क्या आएगा, इंडिया में क्या आएगा, फॉरेन करेंसी की सप्लाई आएगी। देन लेट्स से अगर इंडिया के अंदर ड्रॉट होता है या फिर फ्लड्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फॉरेन गवर्नमेंट्स वगैरह हैं वो इंडिया को क्या दे रहे हैं, ग्रांट्स दे रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी डोनेशन दे रहे हैं, तो उससे भी इंडिया में क्या आएगा, फॉरेन करेंसी आएगा। सो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी विल राइज। तो लास्ट पॉइंट लिख लो, ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड। दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, जो आपने अभी पेज नंबर 11.8 पे पढ़ा था, रीजंस फॉर राइज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, ये पूछा जाता है, एंड पेज नंबर 11.9 पे रीजंस फॉर राइज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन कंट्री, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो गाइस ये प्लीज पढ़ लो बुक के अंदर, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी वाला पूरा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट, पूरा पेज पढ़ो 11.9, देन विल मूव अहेड। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, determination of foreign exchange rate. Okay, so foreign exchange rate is determined in foreign exchange market through the forces of demand and supply। और कैसे होता है foreign exchange rate demand and supply के basis पे, so demand supply where it will intersect, that will give you the foreign exchange rate। So let's say fine, so foreign exchange market के अंदर there are many traders, commercial banks and other financial institutions, they buy and sell different currencies। जब वो buy sell करते हैं तो उसी से डिमांड, उसी से सप्लाई क्रिएट होती है, and that will result in your determination of foreign exchange rate। अब क्लास 11th के अंदर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। अब यार एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई का जब क्लास 11 में कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, उन्होंने समझाया था कि एक्सेस डिमांड होता है तो क्या होएगा, उसकी वजह से क्या इंपैक्ट होगा। यहां पर भी आपको पता होना चाहिए कि एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की वजह से क्या होगा एंड रिजल्ट, बट कैसे होगा दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस। सो देयर इज ओनली वन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड दैट इज OR, देयर कैन नॉट बी एनी अदर फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो बाय चांस अगर होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका डिक्रीज हो जाता है, अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाता है, इट बिकम्स OR1। सो यहां पर क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई, सप्लाई आपकी यहां पर आ गई है, डिमांड आपकी यहां पर आ गई है फॉरेन एक्सचेंज की, इट विल रिजल्ट इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या करेगा, एक्सेस डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रेट अपवर्ड्स, फाइन। और जब फॉरेन एक्सचेंज रेट ऊपर जाना स्टार्ट होएगा तो आपकी सप्लाई बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी फॉरेन करेंसी की, एंड डिमांड कम होना स्टार्ट हो जाएगी अंटिल दे मीट एट पॉइंट E। दैट्स इट, बस इतना पता होना चाहिए, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सब नहीं। एंड इफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट if the foreign exchange rate rises to OR2, if the foreign exchange rate rises to OR2, तो अब आपका डिमांड यहां पर है, सप्लाई यहां पर है, इट्स अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, एंड एक्सेस सप्लाई क्या करेगा, इट्स गोइंग टू पुश डाउन द एक्सचेंज रेट। जब एक्सचेंज रेट नीचे आएगा
तो डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, सप्लाई कम होना स्टार्ट हो जाएगा, and it will reach at point E, which will give you the foreign exchange rate as OR. So there is only one foreign exchange rate, OR, and no other. So come to page number 11.10. इसमें देखो डेफिनेशन लिखी हुई है फॉरेन एक्सचेंज रेट की. द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड at a level where demand for foreign exchange is equal to supply of foreign exchange. ये मार्क कर लो, ठीक है. सिंपल यही बोल रहे हैं, डिमांड और सप्लाई जहां पर मीट होएगा वहां पर आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट निकल के आ जाएगा. आफ्टर दिस यू नीड टू नो द डायग्राम एंड देन स्ट्रेट अवे गो टू द एंड. Any exchange rate other than OR is not the equilibrium exchange rate. Why? If the exchange rate rises to OR2, then the demand for foreign exchange will fall to OQ2. तो देखो क्या हो रहा है, अगर आपका एक्सचेंज रेट राइज हो जाता है OR2 पे तो डिमांड आपका फॉल हो गया एंड सप्लाई आपका राइज हो गया. ठीक है, इनने आई थिंक OQ2 ये लिखा होगा और ये क्या लिखा हुआ है सप्लाई के लिए OQ1. So demand will fall to OQ2. ऐसा क्यों, डिमांड फॉल क्यों कर रहे हैं? बिकॉज डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट आर नेगेटिवली रिलेटेड. ये बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द क्लास बताया था. एंड सप्लाई एंड फॉरेन एक्सचेंज आर पॉजिटिवली रिलेटेड. ओके, so if the exchange rate rises to OR2, the demand will fall to OQ2 and supply will rise to OQ1. It will lead to a situation of excess supply. As a result, the foreign exchange rate will fall and the equilibrium level is achieved at OR. Similarly, if the exchange rate falls to OR1, demand will rise, supply will fall. It will result in a situation of excess demand. और अगर excess demand होगा तो it's going to push the exchange rate up to OR. That's it. ये आया समझ? ठीक है? ओके गाइस, अब जरा क्वेश्चन लिखो. देखो, इंडिया इज टेकिंग ह्यूज लीप्स. इंडिया इज टेकिंग ह्यूज लीप्स in the index of ease of doing business. In the index of ease of doing business. As a result, many MNCs are shifting their production base to India. As a result, many MNCs are shifting their production base to India. ठीक है, आपको क्या बताना है? Because of this, what will be the impact on the flow of foreign currency? Because of this, what will be the impact on the flow of foreign currency? And on foreign exchange rate. Foreign currency and foreign exchange rate, दोनों चीजों पे बताना है क्या impact होगा. अब जरा समझो क्वेश्चन में, पहले समझो एक चीज फिर बताता हूँ. क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं. हमने अभी डिमांड कर्व ऐसे पढ़ा है और सप्लाई कर्व हमने कुछ ऐसा देखा था. ओके, और हमने क्या बोला कि अगर ये बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और अगर ये कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी. नेगेटिवली रिलेटेड. सप्लाई में क्या है? सप्लाई में पॉजिटिवली रिलेटेड. इफ योर फॉरेन एक्सचेंज रेट इज इंक्रीजिंग, सप्लाई विल इंक्रीज. फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिक्रीजिंग, सप्लाई इज डिक्रीज. जो आपने क्वेश्चन लिखा है उसने क्या बोला है वहां पर कि फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है, बताओ डिमांड और सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आएगा? नहीं ना.
सो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन में पूछेगा कि यार फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हुआ तो उसकी वजह से डिमांड और सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आएगा। सो यू हैव टू मेक दीस डायग्राम्स एंड यू हैव टू एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू दिस। बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये बोल रहा है कि इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से एमएनसीज आर कमिंग टू इंडिया। अब बताओ फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या इंपैक्ट आएगा। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ आया। एक क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है कम हो रहा है तो बताओ क्या इंपैक्ट होगा। सो दिस विल बी द इंपैक्ट व्हिच आई हैव जस्ट ड्रॉन। एंड दूसरा क्वेश्चन है कि इंडिया हैज टेकन सम स्टेप्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज नहीं हुआ, वो उतने का उतना ही है। इंडिया हैज टेकन सम स्टेप्स, उसकी वजह से बताओ रेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ओके तो अब देखो, जब वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ना कि रेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो पहले आप क्या करोगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करोगे। हाउ डू वी डिटरमाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट? बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो डिमांड बनाया हमने, सप्लाई बनाया हमने, एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये बनाओ पहले, इसी क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाओ। बना लिया, ठीक है। अब अगर इंडिया के अंदर एमएनसीज आ रही हैं तो एमएनसीज क्या लेकर आएंगे, खाना। तो इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, अपनी अपनी कंट्री की करेंसी लेके आएगी। तो इंडिया के अंदर करेंसी आ रही है, फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर आ रही है। अगर इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी आ रही है तो सप्लाई बढ़ेगी। क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हुआ है, अगेन पूछ रहा हूं। तो यार देखो यार, सप्लाई अगर बढ़ रही है, देखो सप्लाई बढ़ रही है, वो तो तब बढ़ती है ना जब फॉरेन एक्सचेंज रेट ऊपर जा रहा है। यहां पर हमें क्या करना है, सप्लाई को बढ़ाना है। बट फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में तो क्वेश्चन में कुछ दे ही नहीं रखा, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो कैसे बढ़ा सकता हूं सप्लाई को? देयर इज ओनली वन वे, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करो, ठीक है। ये क्लास 11th में था। ओके सो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अब देखो क्या हुआ, द न्यू सप्लाई कर्व S1 and the demand curve DD intersects at point E1, so which will result in fall in the exchange rate to OR1। आया समझे? बुक के अंदर पेज नंबर 11.15, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है गाइस, पढ़ो। सुनो, मैं अभी फिर से बोल रहा हूं कि दो तरह के क्वेश्चन है। अगर वो बोल रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, सप्लाई बढ़ रही है तो उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या इंपैक्ट आया, उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। हाँ सेम चीज नहीं है ना यार। आप ये देखो ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर आपका बढ़ा ऑन द सेम सप्लाई कर्व, ऑन द सेम सप्लाई कर्व क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। सप्लाई आपकी बढ़ रही है, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। बट यहां वो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट तो उतने का उतना ही है, बट एमएनसीज आ रही है इंडिया में, तो एट द सेम एक्सचेंज रेट इंडिया के अंदर एडिशनल फॉरेन एक्सचेंज आने लग गया, तो सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होगा ना, क्योंकि रेट तो चेंज हो ही नहीं रहा। तो जैसी सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, उसने डिमांड कर्व को एट अ लोअर पॉइंट इंटरसेक्ट करा, सो योर फॉरेन एक्सचेंज रेट विल फॉल, ठीक है। सो आपको अब ये याद रखना है कि अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट विल फॉल। उल्टा है, दोनों अलग अलग सिचुएशंस हैं।
सो अगर आप आंसर पढ़ोगे, हम लोगों ने डायग्राम नहीं बना रखा, मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ, ये आपने 11th में शायद गलती से पढ़ा हो, ठीक है। सो इफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज इंक्रीजिंग, देन ये होगा सप्लाई ऑन द सेम सप्लाई कर्व एक्सपेंशन, ऑन द सेम सप्लाई कर्व कॉन्ट्रैक्शन। बट अगर सप्लाई बढ़ रही है, फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट विल फॉल। ऐसे समझो, यहां पर क्या हो गया, यहां पर तो उसने बोला सप्लाई बढ़ी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा, बट यहां पर क्या हो गया, एट द सेम एक्सचेंज रेट देयर इज एन एक्सेस सप्लाई, एंड एक्सेस सप्लाई विल पुश डाउन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। यहां पर ये हो रहा है, ठीक है। आप देखो ना, डिमांड आपकी यहां पर थी, सप्लाई यहां पर था, सप्लाई शिफ्ट हो गया, राइट, सप्लाई शिफ्ट हो गया तो सप्लाई यहां पहुंच गया, डिमांड यहीं की यहीं है, तो इट्स अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई will result in fall in the foreign exchange rate। यहां पर वो चीज होता है। अब क्लियर है? थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर, एक मिनट यार, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ना जरा, क्या लिखा हुआ है, तरफ पढ़ियो। क्वेश्चन 12 पेज नंबर क्या है, 11.16। हाँ जी, क्वेश्चन 12 क्या लिखा हुआ है? क्या उसने बोला कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया? नहीं। तो देखो सेम चीज है बिल्कुल, पहले आपने फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करा, अब इंडिया हैज टेकन सम स्टेप्स जिसकी वजह से इंडिया के अंदर टूरिज्म फ्रॉम अब्रॉड आने लग गया। वो ये थोड़ी बोल रहे हैं वो लोग कि यार जब एक्सचेंज रेट कम होगा तब हम इंडिया में आएंगे। इंडिया हैज टेकन सम स्टेप्स, कुछ इंसेंटिव दे रहे हैं, व्हाटएवर दे हैव स्टार्टेड, उसकी वजह से टूरिज्म बढ़ रहा है। तो यार टूरिज्म बढ़ रहा है तो बाहर के लोग यहाँ आएंगे तो क्या लेकर आएंगे, ठीक है। बैकपैक की बात नहीं कर रहे, अपने सामान की बात नहीं कर रहे, दे आर गोइंग टू गेट फॉरेन करेंसी। तो अगर वो फॉरेन करेंसी लेकर आएंगे तो मैं कैसे करूं, सप्लाई बढ़ानी है यार, सप्लाई अगर मैं यहां ले जाऊं, यहां बना दूं सप्लाई को, ये तो एक्सचेंज रेट बढ़ा रहे हैं, ये थोड़ी बोल रहा है वो क्वेश्चन में, उसने क्वेश्चन में ये थोड़ी बोला कि एक्सचेंज रेट बढ़ा है। अगर आप बोलो यार इसी सप्लाई के ऊपर मैं यहां पहुंच जाऊंगा, ये तो एक्सचेंज रेट बढ़ गया, ये तो क्वेश्चन में बोला ही नहीं है उसने। सो देयर इज नो अदर वे बट टू शिफ्ट द सप्लाई कर्व टुवर्ड्स द राइट। अब इसको दूसरे तरीके से समझो, अब ये सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, तो पहले डिमांड और सप्लाई यहां थे, अब सप्लाई यहां पहुंच गई बट डिमांड यही है, ठीक है। सप्लाई आगे चली गई है, डिमांड यही है, तो इट्स अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई हमेशा एक्सचेंज रेट को गिराएगी, एक्सचेंज रेट जब गिरेगा यहां पहुंच जाएगा और सप्लाई यहां पहुंच जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट हैज फॉलन। आंसर पढ़ लो जरा, आंसर में कुछ और लिखा है तो बता देना, आंसर में अगर सेम चीज लिखी हो तो दैट मींस आई एम द बेस्ट। यार इफ यू कैन, देखो एग्जाम के अंदर ना दे विल नॉट आस्क यू टू मेक द डायग्राम, पूछ भी सकते हैं, बट अगर डायग्राम के लिए नहीं पूछ रखा, आप लोगों ने डायग्राम बनाया, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, नहीं उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट अगर जो एग्जामिनर है वो इकोनॉमिक्स का टीचर है, आइडियली वही होना चाहिए, सो ही विल जस्ट हैव अ लुक एंड ही विल अंडरस्टैंड कि बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है, सो दैट मे बी इन योर फेवर, ठीक है, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन। हाँ यार आई एम अज्यूमिंग, मतलब जो केसेस निकल के आते हैं फिर इंस्टा पे ये सब चीजें डालते हैं कि पेपर कैसे चेक कर रहे हैं, या किसी का ये है कि उसका नाम ही चेंज हो गया, पेपर ही कोई और भेज दिया, और दैट स्टफ। देयर इज अ मार्किंग स्कीम, और मार्किंग स्कीम के अंदर अगर डायग्राम बना होगा तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलते, ये चीज है। सो इन दीस क्वेश्चन दे हैवंट आस्क्ड यू टू मेक द डायग्राम, सो अगर आप डायग्राम्स बनाओगे तो उसके मार्क्स आपको बोर्ड में नहीं मिलेंगे, बट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट यार, पता तो होना ही चाहिए, ठीक है। ओके आया कहां से, मैं भी बोल दूं हाँ जी सप्लाई बढ़ रही है तो नीचे गिर गया, अभी आप बोलोगे यार प्राइस बढ़ रहा था, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा था तो सप्लाई बढ़ रही थी, अब आप बोल रहे हो कि सप्लाई बढ़ रही है तो एक्सचेंज रेट कैसे गिर गया, तो आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कैसे गिर गया, ठीक है। सो फॉरेन एक्सचेंज रेट तो वही का वही है, बट सप्लाई बढ़ गई तो एक्सेस सप्लाई हो गया, और एक्सेस सप्लाई जब भी होता है ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो
फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, बट इंडिया के अंदर क्या हुआ, सप्लाई आ गई। तो अगर सप्लाई फालतू आ गई उसी एक्सचेंज रेट पे, तो सप्लाई इज मोर, डिमांड इज लेस, एक्सेस सप्लाई विल ऑलवेज पुश डाउन द एक्सचेंज रेट। ऐसे भी आप कर सकते हो। कुछ समझ नहीं आया? सोती आत्मा, सप्लाई बढ़ेगी उससे रेट कम हो जाएगा है एक्सेस सप्लाई। हां तो सप्लाई आंसर पढ़ा है तूने? पढ़ियो। मन में नहीं सुना दे यार। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़, क्वेश्चन 15 मन में पढ़ रहे हैं। Foreign institutional investors remain Net sellers in the Indian capital market over the last few weeks. State and discuss the likely effects of the given statement on foreign exchange rate with reference to the Indian economy. दो क्वेश्चन करेंगे हम, एक हम बोलेंगे नेट सेलर्स, दूसरे में बोलेंगे नेट बायर्स। ओके, नेट सेलर्स नेट बायर्स समझ आता है? तो एफआईआई जो होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो डेली क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर बाय सेल करते हैं। तो पूरा दिन उन्होंने बाय सेल करा, एंड ऑफ द डे क्या निकल के आया कि नेट नेट उन्होंने बेचा है। ठीक है, एंड ऑफ द डे क्या निकल के आया, नेट नेट उन्होंने बाय करा है। फाइन। अब ये बोल रहे हैं कि वो नेट सेलर्स हैं जो अभी लास्ट 1.5 ईयर से हो रहा है, 2024 के मिड से लेकर आज तक नेट सेलर्स ही हैं एफआईआई। देख लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, उससे पूछ लेना कौन है वो, तेरा दोस्त कौन है, चैट जीपीटी, उससे पूछ लियो। चैट जीपीटी हाउ टू राइट द बोर्ड एग्जाम, वो बता देगा। फिर तू पढ़ेगा नहीं, मतलब जो वो बताएगा बोलेगा ये तो यार हर कोई बोलता है। एनीवेज, सो एफआईआईज नेट सेलर्स। So let's determine the exchange rate first. Guys, diagram please बना लो। अगर आप बुक के अंदर देखोगे, मैंने 2 पेज पढ़ाए नहीं है, वहां पर एक जगह पे लिखा हुआ है चेंज इन, ये चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। आई एम नॉट टीचिंग दिस क्योंकि ये कोई पूछता नहीं है। वो चेंज इन एक्सचेंज रेट में वही बोल रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट, सप्लाई का। हाँ नहीं 11th का नहीं है, 12th का ही है। वैसा ही है। हाँ वैसे ही है, बट ये कोई पूछता नहीं है। दे विल गिव यू दीस क्वेश्चंस, दे विल नॉट आस्क यू टू प्रिपेयर दोस डायग्राम्स, दे गोइंग टू गिव यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो उसमें पढ़ने का कुछ नहीं है। फाइन, ओके। सो एफआईआईज अगर नेट सेलर हैं तो वो बेच के उस पैसे को क्या करेंगे, अपनी कंट्री में लेके जाएंगे, और कहां इन्वेस्ट करेंगे, यूएस के बॉन्ड यील्ड्स में जो 4.5% से भी ऊपर हो गए। फाइन, दैट इज द सेफ हेवन। अभी गोल्ड क्यों नहीं जा रहा ऊपर, हो रहा है वॉर हो रहा है, तो पीपल शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड। व्हाई पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड? ठीक है, इट्स नॉट बिकॉज गोल्डस्मिथ आर बिकमिंग रिचर, इट्स बिकॉज यूएस के अंदर जो आपका यील्ड मार्केट है, बॉन्ड मार्केट है, उसमें जो इंटरेस्ट रेट है दे आर इंक्रीजिंग। सो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने का मतलब दैट इज द सेफ हेवन। यूएस की बॉन्ड मार्केट 30 इयर्स वाला या 20 इयर्स वाला, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 4.6%, वो 5 तक पहुंच गया था, इट हैज कम डाउन टू 4.5%। तो अगर वो बढ़ता जाएगा, नो वन इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, नो वन इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, एवरीवन इज गोइंग टू टेक द मनी देयर। ठीक है, उसका रीजन क्या है, गूगल इट। अच्छा, अब एफआईआईज अगर नेट सेलर हैं तो ये पैसा इंडिया से निकाल के अपनी इकोनॉमी में लेके जा रहे हैं। तो अगर वो इंडिया, तो दे आर टेकिंग देयर ओन करेंसी आउट ऑफ इंडिया। तो जब वो इंडिया से करेंसी लेके जा रहे हैं तो सप्लाई क्या होएगा, कम हो जाएगा इंडिया में। अगेन उसने क्वेश्चन में ये थोड़ी बोला है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया तो बताओ सप्लाई पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। तो मैं सप्लाई को यहां थोड़ी कम कर सकता हूं, ये तो यहां पर सप्लाई तब पहुंचेगा जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा, तो सप्लाई यहां होगा। तो सप्लाई को मुझे कम करना है, कैसे कम करूंगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब जब सप्लाई कम हो गई तो देखो डिमांड यहीं पर है, सप्लाई यहां आ गई, इट्स अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी विल पुश द एक्सचेंज रेट अप। एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा, जब एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा तो सप्लाई बढ़ेगी, पॉजिटिव रिलेशन। जब एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा तो डिमांड कम होएगा, नेगेटिव रिलेशन। E1 पे टच करा, सो आपका एक्सचेंज रेट बढ़ गया। आंसर प्लीज पढ़ लो, कुछ और लिखा है तो बता देना।
तो गाइस अगर वो नेट बायर्स हैं, so they are bringing foreign currency, supply will shift towards the right, exchange rate will fall. Question number 16. आंसर पढ़ लिया, कुछ और लिखा है क्या? Guys, question number 16. पढ़ क्यों नहीं रहा क्वेश्चन 16? 16 बोला, कौन सा बोला है? तो पढ़ क्यों नहीं रहा? सोती आत्मा, पढ़ो पढ़ो। हाँ भाई, स्लीपिंग ब्यूटी पढ़ क्यों नहीं रहा? अबे पढ़ ना, पढ़ तो अच्छा ऐसे एमएनसीज कहाँ लिखा है? बेटा ब्रैकेट में एमएनसीज भी था। हाँ चलो चलो। Have recently shifted their investment from China and have started their production in India. They were boosting the Make in India plans of the government. Resuming other factors being constant, discuss the effects of the given statement on foreign exchange rates with reference to the Indian economy. Okay, I don't know what he has read, but देखो इससे बस इतना समझ आ रहा है कि इंडिया के अंदर एमएनसीज आ रही हैं, जा नहीं रही हैं। तो इंडिया के अंदर अगर एमएनसीज आ रही हैं तो क्या लेकर आएंगे? फॉरेन एक्सचेंज लेकर आएंगे, तो सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट गिर जाएगा। आंसर पढ़ लो, एनी डाउट लेट मी नो। हो गया? ओके, नेक्स्ट आ जाओ पेज नंबर 11.11 पे। पेज नंबर 11.11, इसमें प्लीज मार्क करो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फोन बंद कर दे बेटा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट is a market where foreign currency is bought and sold. ठीक है, ये आपको याद रखना है बस। नेक्स्ट आ जाओ फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का? ट्रांसफर फंक्शन। तो आप क्या कर रहे हो, एक करेंसी परचेज कर रहे हो। जैसे आपको फॉरेन कंट्री में घूमने जाना है, आपको यूएस जाना है, तो आप क्या कर रहे हो, रुपी को सेल कर रहे हो एंड आप डॉलर को बाय कर रहे हो। सो यू आर ट्रांसफरिंग द परचेजिंग पावर, एक कंट्री, ठीक है। So transfer function में आ जाओ, it transfer power is involved in the transaction. This function is performed through credit instruments like bills of foreign exchange, bank drafts and telephonic transfers. So guys, जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ आना चाहिए। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, आई एम नॉट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच यू कैन ट्रांसफर करेंसी, मतलब एक्सचेंज करेंसी ऑफ सम अदर कंट्री एंड वाइस वर्सा। बस इतना याद रखना है। सेकंड, क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन क्या होता है? क्रेडिट फंक्शन है, आपने गुड्स परचेज करे बाहर से, अब्रॉड से आपने गुड्स परचेज करे ऑन द कंडीशन दैट यू विल मेक द पेमेंट जब आपके पास गुड्स रिसीव होंगे। ठीक है, गुड्स ट्रांजिट में है, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, वो तो इंश्योरेंस वगैरह होता है, बट आपने उस पार्टी को क्या बोल रखा है और वो पार्टी एग्री कर रही है दैट यू विल मेक द पेमेंट आफ्टर 2 months, क्योंकि जो गुड्स हैं वो रिसीव होंगे आफ्टर 2 months। ओके, सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो होता है दैट फैसिलिटेट्स क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब पेमेंट इज डेफर्ड टू फ्यूचर। ओके, सो बुक में पढ़ो जरा। इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड। सो आइदर यू आर इंपोर्टिंग गुड्स और यू आर एक्सपोर्टिंग गुड्स, तो उसमें क्या हो रहा है? पेमेंट यू माइट रिसीव इन फ्यूचर और यू माइट पे इन फ्यूचर। पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। बेटा घर में सो लिया करो, यहाँ बैठ के क्यों सो रहे हो? सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 months are generally used for international payments. So guys, again, bills of exchange is an instrument
जहां पर आपको फ्यूचर में पेमेंट करना होता है, क्लास 11th अकाउंट्स में होता है ये. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ मेथड वेयर यू कैन ट्रांसफर द पेमेंट इन फ्यूचर. मतलब यू कैन, ठीक है, फ्यूचर के लिए डेफर कर सकते हो. So credit is required for this period in order to enable the importer to take the possession of goods, sell them and obtain money to pay off the bill. Last, hedging function. यार hedging का मतलब होता है downside risk को protect करना. समझो, ये सब चीजें पूछते नहीं है एग्जाम्स के अंदर, फाइन, बट समझो थोड़ा सा. So let's say $1 is equal to ₹95. मुझे लग रहा है कि $1 equal to ₹100 नहीं हो जाए. अगेन हेजिंग फंक्शन का मतलब होता है डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट करना. ये नहीं देखना कि $1 इक्वल टू 90 आ गया, अरे मुझे फायदा हो जाएगा, ये चीज नहीं देखना है. हमें क्या करना है, डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट करना है. तो लेट्स से मुझे 3 महीने के बाद किसी को पेमेंट करनी है, ठीक है, कितनी पेमेंट करनी है, सिंपल $1 पे करना है. अभी कितना है $1? 95 है, बट मुझे लग रहा है यार फ्यूचर में 100 नहीं हो जाए. तो अगर फ्यूचर में 100 हो जाएगा तो मुझे क्या होएगा, ₹5 का लॉस हो गया बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज इन बिकॉज ऑफ द राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट. ठीक है, सो आई वांट टू अवॉइड दैट डाउनसाइड रिस्क. तो डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, हेजिंग फंक्शन यूज करूंगा. तो जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा है या फिर जिसको मुझे पेमेंट करनी है, तो उसको मैं आज ही बोल देता हूं कि आप 3 महीने के बाद पे करना है ना, बट वी विल यूज दिस एज द एक्सचेंज रेट. मतलब आज जो एक्सचेंज रेट है $1 इक्वल टू 95, आई विल फॉलो दैट टू मेक यू द पेमेंट इन फ्यूचर. आया ये चीज समझ, ठीक है. सो हेजिंग फंक्शन, when exporter and importers enter into an agreement to sell and buy goods on some future date at the current prices and exchange rate. So उन्हें आज के prices वो use कर रहे हैं as an exchange rate that will be followed in future. It is called hedging. The purpose of hedging is to avoid losses that might be caused due to exchange rate variation in the future. So guys, आप undue advantage नहीं देख रहे हो, आप अपने लॉसेस को, डाउनसाइड लॉस को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, वो देख रहे हो. ठीक है बेटा, घर चले जा, घर चले जा. लास्ट टॉपिक एंड देन वी आर डन विद दिस चैप्टर, काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. फर्स्ट प्लीज मार्क स्पॉट मार्केट. जस्ट डेफिनेशन याद करना है और इसमें कुछ पता नहीं होना चाहिए. जैसे आपको डॉलर्स चाहिए तो आप बैंक में गए, तो बैंक क्या बोलेगा, बैंक बोलेगा अभी चल रहा है $1 इक्वल टू 96, तो दैट इज द स्पॉट मार्केट. अभी एट प्रेजेंट क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है, शाम को गए, शाम को कुछ और एक्सचेंज रेट है. सो एट प्रेजेंट जो एक्सचेंज रेट चल रहा है उस पे अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे, दैट विल बी नोन एज स्पॉट मार्केट. सो स्पॉट मार्केट रेफर्स टू द मार्केट इन विच रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर मेड इमीडिएटली, अभी जो रेट चल रहा है. एंड सेकंड इज फॉरवर्ड मार्केट. इसमें भी बस आपको डेफिनेशन याद करनी है. व्हाट इज फॉरवर्ड मार्केट? इट रेफर्स टू द मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इज सेटल्ड on a specific date in future, but the rate is agreed today. मतलब आज के रेट चल रहा है $1 इक्वल टू 95 चल रहा है, तो यार 3 महीने के बाद हम इसी रेट पे वर्क करेंगे. 3 महीने बाद क्या रेट है हमें उससे परवाह नहीं है. सो दैट इज फॉरवर्ड मार्केट. स्पॉट में तो यार जो आज का रेट है, आज का रेट ये देखो, दिस इज स्पॉट, लेट्स से, ठीक है. 3 महीने के बाद $1 इक्वल टू 100 हो गया, ये भी स्पॉट है. बट एट प्रेजेंट हमने डिसाइड करा कि यार 3 महीने के बाद वी विल एक्सचेंज डॉलर एंड रुपीस, बट वी विल फॉलो जो अभी का रेट है, तो ये फॉरवर्ड रेट हो गया. ठीक है. अच्छा, काफी लोग क्या करते हैं, काफी बैंक क्या करते हैं, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बेचते हैं. फाइन, तो उनमें बेचा, आपने बाय करा, तो आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि यार फ्यूचर के अंदर आई विल पे 95 रुपीज एंड आई विल टेक $1 फ्रॉम द बैंक. 3 महीने बाद क्या हो गया, $1 इक्वल टू 100 हो गया. ठीक है, तो आपने क्या बोला, आपने बोला यू विल पे 95 रुपीज एंड गेट द डॉलर. तो आप बैंक के साथ सेटल क्या करोगे, आप बैंक को 95 रुपीज पकड़ाओगे, डॉलर खरीदोगे, डॉलर को स्पॉट पे बेच दोगे, ₹5 का प्रॉफिट. ठीक है, तो ये भी मार्केट के अंदर काम होता है.
These are known as forward. These are not forward contracts. इसको future contracts बोलते हैं, कोर्स में नहीं है. दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मिल जाते हैं. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, वो दो पार्टीज के बीच में डिसाइड होता है, वो मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं होता. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में ट्रेड होता है. और ऐसा नहीं है हाँ भी $1 का गेम प्ले करते हैं, इसमें lakhs of rupees इन्वॉल्व होते हैं. ओके गाइस, क्लियर? अच्छा, होमवर्क लिखो. ये आप लोगों के रजिस्टर में ना कल तक होना चाहिए, रजिस्टर में लिखा होना चाहिए, ना तो यहीं से बाहर जाओगे आप. 11.13 and till page number 11.17 you have to do all these questions in your register. It should be properly written. Questions नहीं लिख के आना, आंसर लिख के आना है. आपने बोला था क्वेश्चन लिख कर आना है.